हेलो और नमस्कार। मेरा नाम ऋषभ सिंह और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स पार्ट बाय अड्डा 247। दोस्तों 5 अगस्त 2019 वो तारीख जब आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर से। उसके ठीक 5 साल बाद यानी कि 2024 में यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है वहां पर उन्होंने इलेक्शंस जीते और अपनी सरकार बनाई। अब देखिए जितनी भी रीजनल पार्टीज थी, चाहे हम पीडीपी की बात कर लें, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर लें, जब इलेक्शन कैंपेन हो रहे थे तो इन पार्टीज का एक सिंपल स्टांस था, एक सिंगल स्टांस था कि अगर वो सरकार बनाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में अगर उनकी सरकार बनती है तो वो कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 370 को रिस्टोर किया जाए। इसी वजह से जब इलेक्शंस हो गए और सरकार बन गई, किसकी बनेगी ये पता चल गया, तो जब असेंबली सेशन होना था, जब पहला असेंबली सेशन होना था तो ये एक्सपेक्टेड था कि आर्टिकल 370 को लेकर बात जरूर उठेगी, इस पर रेजोल्यूशन, डिबेट, डिस्कशन जरूर होगा, केओस भी मच सकता है। और ऐसा ही हुआ। जब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के असेंबली सेशन स्टार्ट हुए तो वहां पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पेश किया, एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया। उस रेजोल्यूशन में ये लिखा हुआ था कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जम्मू एंड कश्मीर से, वो जाएंगे और केंद्र सरकार के साथ एक डायलॉग स्टार्ट करेंगे सो दैट आर्टिकल 370 को वापस से रिस्टोर कर दिया जाए जम्मू एंड कश्मीर में। तो जैसे ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस रेजोल्यूशन को पेश किया तो जो ऑपोजिशन पार्टी, क्योंकि अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वो उसको सबसे ज्यादा वोट मिले, उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी रही है जम्मू एंड कश्मीर में वो भारतीय जनता पार्टी, दैट इज बीजेपी रही है। तो बीजेपी ऑपोजिशन में है। तो जैसे ये रेजोल्यूशन पेश किया तो जितने भी बीजेपी के मेंबर्स थे इन्होंने नारे लगाए, स्लोगन्स लगाए, कई सारे स्लोगन्स लगाए कि ये जो रेजोल्यूशन है ये एंटी जम्मू एंड कश्मीर है, ये एंटी इंडिया, ये प्रो पाकिस्तान है। जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। जैसे मैं आपको नारे, अगर मैं उस तरह का कुछ केओस माहौल था, पहले आप असेंबली का एक लुक देख लीजिए। इस तरीके से जब रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया तो इस तरीके से डिबेट, डिस्कशन, केओस मच गया था, एक तरह से केओस मच गया था। उसके बाद कई तरह के स्लोगन्स लगाए गए। अगस्त 5 जिंदाबाद, 5 अगस्त जिंदाबाद, क्योंकि इसी दिन आर्टिकल 370 को हटाया गया था। जय श्री राम, वंदे मातरम, एंटी नेशनल एजेंडा नहीं चलेगा, एंटी जम्मू एजेंडा नहीं चलेगा, पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा। और स्पीकर, जो स्पीकर हैं उन पर भी जो बीजेपी ऑपोजिशन पार्टी, उन्होंने ये एलिगेशंस लगाए कि जो स्पीकर हैं उन्हें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि एक दिन पहले, इस रेजोल्यूशन को प्रेजेंट करने से एक दिन पहले यह बताया गया कि स्पीकर ने कुछ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई थी जहां पर यह रेजोल्यूशन तय किया गया और उसके अगले दिन फिर इस रेजोल्यूशन को पेश किया गया। तो इसी वजह से केओस मचा हुआ है। तब देखिए आर्टिकल 370 को मैं आपको एक बार क्लियर बताना चाहूंगा कि आर्टिकल 370 यूनियन टेरिटरी जो है, जो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की है, वहां पर जो सरकार है वहां से रिस्टोर नहीं हो सकता। ये जब तक पार्लियामेंट से नहीं होगा रिस्टोर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल 370 में प्रोविजंस क्या थे, तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए सबसे पहले तो स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा। वो स्पेशल स्टेटस क्या था कि वो अपना खुद का संविधान बना सकते हैं। ठीक है, खुद का संविधान बना सकते हैं। फिर उनके खुद के नियम थे, खुद के कानून थे। ठीक है, सिटीजनशिप को लेकर, जैसे भारत में पार्ट 2 में आपको सिटीजनशिप दिख जाएगा, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत ऑटोनॉमी दी गई थी, स्पेशल स्टेटस दिया गया था। तो इसके तहत नागरिकता के लिए भी वो अपने अलग कानून बना सकते थे। जैसे कोई दूसरा व्यक्ति, कोई अगर दूसरे राज्य का व्यक्ति, वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकता है। ठीक है, नागरिकता नहीं ले सकता है, इस तरह की चीजें थी। प्रॉपर्टी और फंडामेंटल राइट्स पर ओनरशिप थी आर्टिकल 370 के तहत। साथ ही साथ जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि जो अदर स्टेट्स के लोग थे, जो सिटीजन है भारत के, वो वहां पर लैंड परचेज नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर जम्मू एंड कश्मीर, जब आर्टिकल 370 नहीं हटा था और जब वो स्टेट हुड था, जब जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, तो अगर वहां पर कोई फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं या कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है तो केंद्र सरकार के पास वो पावर नहीं था कि वो आर्टिकल 360 का इस्तेमाल करके फाइनेंशियल इमरजेंसी को इंपोज कर सके जम्मू एंड कश्मीर में। इस तरह के जो स्पेशल स्टेटस मिले थे, इसी वजह से कई बार, बहुत टाइम से ये इशू था कि आर्टिकल 370 को हटाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंडिया के लॉज हैं, ठीक है, जो भारत के कानून है वो इंप्लाई नहीं हो रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जिस वजह से वहां पे सेपरेटिज्म, मिलिटेंट और टेररिज्म जो है वो राइज कर रहा है। जैसे मैं आपको आफ्टर और बिफोर करके बताना चाहूंगा। जैसे जब आर्टिकल 370 हटा तो जो स्पेशल पावर्स थी उसे खत्म कर दिया गया। ठीक है, जो स्पेशल पावर्स थी वो खत्म हो गई। डुअल सिटीजनशिप हुआ करती थी, ये खत्म हो गया, अब सिंगल सिटीजनशिप रहेगी। ठीक है, अब सिंगल सिटीजनशिप रहेगी। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का खुद का फ्लैग था, 370 खत्म हुआ, तो जो अब हमारा तिरंगा है
वही एकमात्र फ्लैग रहेगा। ठीक है, आर्टिकल 360 जो मैंने फाइनेंशियल इमरजेंसी बताई वो पूरी तरीके से एप्लीकेबल रहेगी अब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। पहले क्या होता था कि जो माइनॉरिटीज हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जो माइनॉरिटीज थी, चाहे अगर हिंदू कम्युनिटी की बात करें, हम सिख कम्युनिटी की बात करें, इनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता था जॉब्स वगैरह में। लेकिन जैसे आर्टिकल 370 हटाया गया तो जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, चाहे हम हिंदू कम्युनिटी की बात करें, हम सिख कम्युनिटी की बात करें, या कोई भी कम्युनिटी जो माइनॉरिटी में जम्मू एंड कश्मीर में, उनको 16% तक का रिजर्वेशन भी मिलेगा जॉब्स में, इंप्लॉयमेंट में। ठीक है, दूसरे राज्य के लोग जो है वो भी आके प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। देखिए इसका जो सिंपल रीजन है ना वो ये है कि अगर दूसरे लोग, देखिए इसमें ये रहता है कि बाहर के लोग आएंगे तो कल्चर खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये चीज में बहुत थिन लाइन है। ठीक है, क्योंकि अगर बाहर के लोग आएंगे, बाहर मतलब और स्टेट, भारत के ही सब राज्य हैं, ठीक है, तो अगर वहां से लोग स्टेट वहां पे आके लोग अगर प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बूस्ट होगा जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू एंड कश्मीर में बूस्ट होगा तो फिर लोकल इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, और लोकल इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इस तरह की जो सेपरेटिज्म, ये पत्थरबाजी, स्टोन पेल्टिंग जो हुआ करती है, क्यों हुआ करती है भाई? क्योंकि वहां पे जॉब्स नहीं है, तो वहां पे ब्रेन वॉश करके जो यूथ है उनको दिया जाता था, ठीक है, कि आप ये करो तो आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, तो ये नेक्सस ब्रेक हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि ये प्रॉपर्टी, ये जो एक्वायर करेंगे, जैसे कोई बाहर के लोग, दूसरे स्टेट्स के लोग आके, या बड़े बड़े कोई इंडस्ट्रीज अगर वहां पे सेटअप होगी, तो ये भी देखा जाए, ये भी सुनिश्चित किया जाए कि जो स्टेट की कल्चर है, जो स्टेट की आइडेंटिटी है, और जो स्टेट का एक एनवायरमेंट है, ठीक है, क्योंकि ये फ्रेजाइल एनवायरमेंट है, चाहे हम जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लें, चाहे हम लद्दाख की बात कर लें, तो ये मेंटेन होना भी, ये कंजर्व होना भी उतना ज्यादा ही जरूरी है। तो इस वजह से इन दोनों को बैलेंस करने की बहुत ज्यादा नीड है। तो पूरी तरीके से ये भी सही नहीं है कि पूरी जो कल्चर है, आइडेंटिटी, वही खत्म हो जाए, लेकिन ये भी सही नहीं है कि कोई भी प्रॉपर्टी ले ही नहीं सकता है। तो इसके लिए एक बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है कि बाहर के इंडस्ट्रीज भी सेटअप हो सके। बाहर से अगर कोई और राज्य से, जैसे मैं किसी और राज्य से हूं, मैं चाहता हूं कि मैं जम्मू एंड कश्मीर में कोई प्रॉपर्टी लूं तो मैं भी एक्वायर कर सकूं, ठीक है, लेकिन ये बैलेंस बना रहे सो दैट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बूस्ट हो, लोकल इंप्लॉयमेंट भी बूस्ट हो, और साथ ही साथ जो एक आइडेंटिटी है, कल्चर है, उसे भी कंजर्व किया जाए। तो एक बैलेंस की जरूरत है, ना कि बिल्कुल ही बंद कर दो या बिल्कुल ही हटा दो, एक बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर राइट टू इंफॉर्मेशन पहले एप्लीकेबल नहीं हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 से पहले, लेकिन जब आर्टिकल 370 हटा तो राइट टू इंफॉर्मेशन भी एप्लीकेबल हो गया है। साथ ही साथ जो जम्मू एंड कश्मीर जब स्टेट था तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसका ड्यूरेशन 6 सालों का था, लेकिन जो यूनियन टेरिटरी में सरकार बनी है उनका, उस लेजिस्लेटिव असेंबली का ड्यूरेशन 5 सालों के लिए रहेगा। फिर जो पहले क्या होता था कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A, ठीक है, इसके तहत ये होता था कि कोई भी महिला, कोई भी जो फीमेल है, अगर वो शादी कर रही है किसी और व्यक्ति से जो जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट से बाहर है, तो वो अपने सारे राइट्स और प्रॉपर्टी पूरी तरीके से खो देती थी, खत्म हो जाता था, उस पर कोई हक नहीं रहता था। लेकिन आर्टिकल 370 के बाद ये सारी चीजें रिटेन रहेगी। अगर कोई महिला है, कोई फीमेल है, अगर वो जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं और अगर उन्होंने किसी और व्यक्ति से शादी करी जो दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो उनके राइट्स, ठीक है, उनकी सिटीजनशिप, उनकी प्रॉपर्टीज, सब कुछ मेंटेन रहेगी, ठीक है। फिर जो पंचायत हैं उनके सेम राइट हो जाएंगे, जो और राज्यों में पंचायत है उसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में जो पंचायत रहेगी उनकी पावर भी सेम हो जाएगी, और जो राइट टू एजुकेशन है ये भी एप्लीकेबल रहेगा जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसी वजह से काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिले हैं, इस वजह से वहां पर चीजें अभी स्टेबल हैं, ठीक है। इलेक्शंस हुए, कोई भी हमें वॉयलेंस देखने को नहीं मिला, कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं हुई, कोई ऐसा इश्यूज नहीं हुआ। तो 3-4 साल 5 सालों से जब से आर्टिकल 370 रिमूव हुआ है, एब्रोगेट हुआ है, वहां पर जम्मू एंड कश्मीर में हमें चीजें बेहतर होती हुई दिखी हैं। लेकिन साथ में हमें ये चीज भी सुनिश्चित करनी होगी, जो भी स्टेक होल्डर्स है, चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, चाहे हम जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनकी बात कर लें, ये सुनिश्चित करना होगा कि जो लोकल जनता है उनकी क्या राय है, उनको भी साथ में रखना होगा, सो दैट सारी चीजें बहुत ही बैलेंस तरीके से हो सके। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट हो, जम्मू एंड कश्मीर में जो सेपरेटिज्म, ये मिलिटेंट्स हैं, ये पूरी तरीके से खत्म हो, और वो तभी खत्म होगा जब वहां की लोकल यूथ के पास जॉब होगा,
वो इंपावर्ड फील करेगा, उसके पास बेसिक नीड्स होंगी, बेसिक नेसेसिटीज होंगी, उसके बाद उसे कहीं भी ब्रेन वॉश होने की जरूरत नहीं है। तो मेन मुद्दा यही है कि आर्टिकल 370 एब्रोगेशन रिस्टोरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी कि किस तरीके से हम ये डेवलपमेंट पहुंचा सकते हैं स्टेट, ये आपका जो यूनियन टेरिटरी है वहां पर, ये भी उनकी सरकार है, ये उनको भी देखना होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। तो आपस में डायलॉग की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब देखिए जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज है उनका स्टांस मैं आपको बता देता हूं। आपको पता है कि जो बीजेपी इन्होंने ही हटाया, तो ऑब्वियसली बात है ये बिल्कुल अपोज करते हैं आर्टिकल 370 से। और जब से ही स्टैब्लिश हुई भारतीय जनता पार्टी, उनका स्टांस ये रहा है कि आपका आर्टिकल 370 को हटाना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये रीजनल पार्टीज हैं, तो इनका ये मानना है कि रीजनल ऑटोनॉमी बनी रहनी चाहिए, इस वजह से आर्टिकल 370 को रीस्टोर वापस से करना चाहिए। एंड कांग्रेस का मिक्स स्टांस रहा है, बैलेंस की तरफ से स्टांस रहा है, ऐसा नहीं कि रीस्टोर कर देना चाहिए और ये भी नहीं कि एब्रोगेट करना चाहिए। तो इनका मिक्स स्टांस रहता है, रीजनल अप्रोच की बात करते हैं और एक बैलेंस नेशनल और रीजनल अप्रोच का स्टांस रहता है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का। बाकी आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आर्टिकल 370 को रिस्टोर करना चाहिए, या आपको लगता है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद से जम्मू एंड कश्मीर में जो इश्यूज हैं, जो वॉयलेंस हुआ करता था, वो काफी ज्यादा कंट्रोल हो गया? तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट रहेगी तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। सो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस अच्छी लगती है तो इनको लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, जहां भी आप हैं वहां पर शेयर करिए, क्योंकि जितना ज्यादा वीडियोस की रीच बढ़ेगी, चैनल की रीच बढ़ेगी, हमें मोटिवेशन आएगी और इस तरीके की कंटेंट बनाने का हमें और मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि इन सभी कंटेंट को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।